नमस्कार, मैं अंशु कुमार और आप देख रहे हैं बात विभाग। सबसे पहले मैं और मेरी टीम की तरफ से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे हम और हमारे युवा से संबंधित कुछ बेरोजगारी के मुद्दे पर। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले एक युवा जो हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम गौरव है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पटना से रामकृष्णा नगर से बिलोंग करता हूँ। ये किस विधानसभा क्षेत्र से जी, ये फुलवारी विधानसभा से ये सीट आती है। अच्छा। और ये फुलवारी विधानसभा के अंतर्गत आता है रामकृष्णा नगर। और यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के वर्तमान विधायक हैं श्याम रजक जी। अच्छा। तो श्याम रजक जी ने अभी तो इस्तीफा दिया, और इससे पहले वो कितने काम किए हैं, और आपको क्या लगता है कि यहाँ काम हुआ है या नहीं हुआ है? मैं अगर श्याम रजक जी के बारे में बताऊं तो धरातल पर उन्होंने काम किया ही नहीं है पिछले 10 सालों में। अच्छा। और जबकि वो विधायक बहुत लंबे समय से रहे हैं। करीब कितने साल से? जी, वो पिछले 30 साल से विधायक हैं। पिछले 30 साल से। जी, लेकिन काम उन्होंने धरातल पर किया नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपके कैमरामैन दिखा पाएँ, सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं। ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम नहीं है यहाँ पे। और जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, मतलब कोई अगर चाहे भी इंसान तो अपने घर तक अपनी गाड़ी लेकर के नहीं जा सकता है, इतनी परेशानी है। पानी लग जाता है। जल जमाव की स्थिति पटना में, आप अगर पटना के हैं तो अवगत होंगे कितनी परेशानी है। और जल जमाव की बहुत ही ज़्यादा परेशानी हम लोग को होती है। अच्छा, तो हम लोग सब जानते हैं कि अभी बिहार चुनाव चल रही है। जी जी। तो इस चुनाव में आप क्या मुद्दा रखना चाहते हैं, और सरकार के जो मुद्दा है वो आप उससे आप वाकिफ़ होंगे, और उसके बारे में आप बताइए कि रोजगार या फिर बेरोजगारी, दोनों पर आप संक्षिप्त हमारे जनता को बता सकते हैं। जी, अगर मैं आपको सीधे शब्दों में कहूँ तो सरकार नौजवानों को बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेकर चला है। आप देख पाएँ पिछले 4 साल में या 5 साल में जो नीतीश कुमार का हुआ, या फिर इनका अगर मैं पहला 5 साल छोड़ दूँ, तो फिर जो काम इन्होंने किया है वो मुझे ज़मीन पे दिखता हुआ नज़र नहीं आता है। अच्छा। और बिल्कुल ही नौजवानों को लेकर के इनका सकारात्मक भाव नहीं रहा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी विपक्ष में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जिन्होंने बोला कि 10 लाख नौकरी पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से वो देंगे, अच्छा। जिसकी वो बात कर रहे थे। अच्छा। और 2 दिन पहले बीजेपी की भी संकल्प पत्र आई, तो पहले वो इस चीज़ का माहौल बना रहे थे, बट अब वो कह रहे हैं कि वो 19 लाख के आसपास रोजगार देंगे। तो जब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो फिर ये कहाँ से ये बातें निकल के सामने आ रही है। अच्छा। अब अगर उनका ये कहना है कि स्वरोजगार, तो कोई इंसान नाली साफ कर रहा है वो भी रोजगार है। मोदी जी तो कहते ही हैं कि जो पकौड़ा तल ले वो भी रोजगार है। तो युवा पकौड़ा तलेगा तो ये भी एक रोजगार है। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई नाली साफ करेगा वो भी रोजगार है, कोई पान बेचेगा वो भी रोजगार है। तो एक युवा, अगर हम ठेठ बिहारी हैं, तो बिहारी के लिए रोजगार का मतलब होता है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में काम करना। अच्छा। आप ना यहाँ पे एमएनसी ला पाएँ और आप ना ही इंडस्ट्री का जाल बिछा पाएँ। क्यों? और भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनसे हमारा बिहार इतना पिछड़ गया। अच्छा। अगर मैं बात बिहार की नहीं करूँ, पिछड़ा तो उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन फिर भी वहाँ कल कारखाने हैं। हमारे जो मेजर इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे थी, चाहे वो आपके गन्ना की हो, चीनी मिल हो, उसके बाद फिर और भी जो छोटे मोटे जूट की इंडस्ट्रीज़ हो, ये सारे के सारे बंद पड़े हैं। सारे के सारे ताले लग गए इनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक भाव सरकार का नहीं दिखता है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं जनता के हित में नहीं है और युवाओं के हित में बिल्कुल नहीं है। आपके हिसाब से कितने प्रतिशत आबादी यहाँ पर बेरोजगार हैं? और एक बेरोजगार में हम दो बात करेंगे, एक शिक्षित बेरोजगार और एक अशिक्षित बेरोजगार की। तो अशिक्षित बेरोजगार के और शिक्षित बेरोजगार में आपसे क्या मतलब उस पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? मैं सबसे पहले आपको कितने प्रतिशत बेरोजगार यहाँ उपस्थित है बिहार में? जी जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपको बेरोजगार का डेफिनेशन बताना चाहूँगा। ऐसे बहुत लोग कहते हैं बेरोजगार। बेरोजगार मेरे हिसाब से वो है जो एजुकेटेड तो है, लेकिन वो अपने सुविधा अनुसार या फिर कहिए अपने योग्यता अनुसार पैसा नहीं कमा पा रहा है। सीधी सी बात है, वो एक बेरोजगार ही है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक बंदा इंजीनियरिंग करा है और वो 10,000 15,000 की नौकरी कर रहा है, तो वो अपना जीविका चलाने के लिए वो काम कर रहा है। तो वो भी एक तरह से बेरोजगार की श्रेणी में आएगा, सीधी सी बात कहूँ। और आपने जो डाटा पूछा, तो मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक पढ़ा था 46% आबादी बिहार की अभी बेरोजगार है। जो कि एक बहुत ही पूर्णतः बेरोजगार, या फिर जो आप बोल रहे हैं कि एक इंजीनियर है वो 19,000 या 20,000 की तनख्वाह पाते हैं। अब बेरोजगारी को मापने का ऐसा कोई मीटर नहीं है। अच्छा। बट जो लोग डाटा निकाल के लाते हैं, मैंने भी अखबारों में पढ़ा था, तो 46% जो आबादी है वो अभी बेरोजगार है, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप देख सकते हैं कि जो मेजर वैकेंसीज हैं वो बिल्कुल ही नहीं आई हैं।
पिछले 2019 की बात करें, 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें, तो उसमें भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी करीब 2 या 2.5 करोड़ नौकरी की देने की बात की थी। तो क्या वो अभी पूरा हुई है या अभी होना बाकी है? जी, वो तो मुझे कहीं पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ पा रहा है। वो 2014 के ही इलेक्शन से उनका वादा था, हर साल 2 करोड़ रोज़गार। तो वो तो अभी नेशनल इंटीग्रिटी और इन चीज़ों के मुद्दों को लेकर के रेस कर रहे हैं, तो उनके ऊपर मैं अभी नहीं बोलूँगा। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो इनसे मैं सवाल अभी ये कर सकता हूँ कि आपने कितना रोज़गार दिया? कुछ चीज़ें अच्छी भी उन्होंने करी हैं, जिसका मैं तारीफ़ करूँगा नीतीश कुमार जी का। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट का बात आता है, तो माफ़ करिएगा, वुमेन एम्पावरमेंट का जब बात आता है तो नीतीश कुमार ने वुमेन को बहुत ही ज़्यादा एम्पावर करने की कोशिश करी है। जो 2005 के पहले का समय है जिसका वो ज़िक्र करते हैं, तो ये बात है। जैसे नगर निकाय चुनावों में वहाँ पे उन्होंने महिला को आरक्षण दिया, तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ा। स्कूल में, एजुकेशन में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी, तो वहाँ पे भी। और जो 2010 का चुनाव था, जहाँ पे हम लोग बिहार की एक छवि देखते थे, स्कूल जाती हुई लड़कियाँ, है ना? तो इन सब चीज़ों को लेकर के कुछ चीज़ें स्टेप उन्होंने अच्छी ली थी। लेकिन आज के डेट में एजुकेशन का स्तर क्या है वो आपको भी पता है। और शराबबंदी जो कहते हैं वो पूर्णतः शराबबंदी, मतलब कागज पे तो बहुत कुछ चीजें हैं, मगर वो लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहा है ढंग से। अब समाज में कितने फीसद लोग कैसे हैं कैसे नहीं, ये आपको भी पता, हमें भी पता है। लेकिन उस चीज को इम्प्लीमेंट सरकार नहीं अच्छे से करवा पाई। वरना डिसीजन अच्छा था, अगर वो इसे इम्प्लीमेंट करवा पाते तो ये और भी बेहतर होता। लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, क्योंकि आज भी बिहार में रेप है, मर्डर है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर अभी हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, वो बनिस्पत पिछले मुख्यमंत्री से कुछ बेहतर है। तो यहाँ पे मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि कुछ मायनों में वो अच्छे हैं, लेकिन जो नौजवानों को वो बिल्कुल साइडलाइन करके चल रहे हैं, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। नौजवानों की बातों को सुनना चाहिए, उनकी बातों को, मतलब कि आप इतना इग्नोर करके नहीं आगे बढ़ सकते हैं। युवा यहाँ पे एक बहुत बड़ी आबादी में है, और इस बार तो मतलब सबसे ज़्यादा भागीदारी युवा की है। तो सरकार चाहे तो बदलाव के मूड में आ जाएगा युवा। अभी जदयू ने कुछ ही समय पहले एक अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। उसमें 7 निश्चय दो की बात की है, यानी सेकंड की। इससे पहले अभी वर्तमान में 7 निश्चय 1 चल रही है। तो क्या वजह है कि 7 निश्चय वो 2 निकाले हैं? पहला ये कि वो उन्होंने 7 निश्चय पहला को पूरा नहीं किया है, या फिर वो कंप्लीट कर करके 7 निश्चय 2 निकाले हैं? आपके हिसाब से क्या है? उसके तहत नल, हर घर नल योजना था, बहुत तरह का शिक्षा के स्तर पर योजना था। तो आप क्या इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने आपको पहले ही कहा था कि बिहार में कुछ चीज़ें जो हैं कागज पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाई जाती है, मगर ज़मीनी हकीकत कुछ और होता है। अच्छा, नल जल का वादा हुआ, नल में जल नहीं पहुंचा, नल पहुंच गया। ये आप भी समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये एक बड़ी परेशानी है। आप जब एक बार नल जल लगाएं तो उसका मेंटेनेंस का भी आपको कुछ देखना चाहिए। यानी अधिकारियों का भी इसमें कुछ खामियां दिखती है। ये बहुत बड़ी खामियां दिखती है जो प्रशासन के हलकों से है, और ये इतनी बड़ी खामियां हैं कि आप अगर चीज़ों का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं देंगे तो फिर वो चीज़ें अपनी जगह पे दुरुस्त चल कैसे पाएंगी। तो फिर इन चीज़ों के ऊपर लैकनेस है उनका बहुत ज़्यादा। और जो मैं एक सीधी सी बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपके यहाँ उद्योग मंत्री हैं, जो हमारे थे पिछले मंत्री जिन्होंने रिजाइन देके अभी छोड़ी, उनके बारे में मैं क्या बताऊँ, तो उन्होंने रोजगार के ऊपर या फिर उद्योग के ऊपर कुछ काम ही नहीं किया। ये जो चीज़ था, उद्योग मंत्रालय ने कुछ काम नहीं किया। और 7 निश्चय में जैसे वो लोन का स्वरोजगार के ऊपर जो बात कहते हैं कि वो सबको लोन बंटवाएंगे, वितरण करवाएंगे। अभी आपको ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि लोन लेने का प्रोसीजर कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप जब सबको लोन आसानी से दे नहीं सकते हैं, तो फिर आप कैसे इतने लोगों को फिर स्वरोजगार में कन्वर्ट कर पाएंगे? ये आसान नहीं होता। और हम लोगों के लिए ये बहुत ही क्रूशियल डिसीजन, बहुत ही ब्रूटल डिसीजन होता है कि कैसे हम लोग अपना माइंड को एक सर्विस सेक्टर से चेंज करके बिजनेस सेक्टर में ला पाएँ। क्योंकि यहाँ पे लोग, सीधी सी बात है, पढ़ाई के बाद नौकरी, और नौकरी का मतलब आप भी समझ रहे होंगे और हम भी समझ रहे हैं। हाँ, बात। और आपसे अंतिम क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि आप कैसी सरकार चाहते हैं आने वाले चुनाव में? इस चुनाव की बात करें तो जिस सरकार की भी जीत हो, उसे आप कैसी सरकार जो भी बनेंगे उसे आप कैसी कामना करते हैं? सरकार किन्हीं की भी बने, मैं तो सीधी सी बात कहूँगा, वो नौजवानों के मुद्दों को खासकर ध्यान रखते हुए वो आगे चले, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अब जैसे कि लॉकडाउन
जिस तरह से लगा बिहार में प्रवासी मजदूर लौटे, तस्वीरें आप लोगों ने भी देखी होगी, हम लोगों ने भी देखे, हमारे ही कुछ लोग हैं जो कहाँ फंसे, कैसे कैसे आए। तो फैसले जो अचानक से ले लिए जाते हैं, उनके ऊपर जो प्री प्लानिंग नहीं हो पाती है, ये एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं सिस्टम की ही खामी है। नोटबंदी हुआ, उसका प्लानिंग अच्छा नहीं था, लोग कितने परेशान हुए। और आज आप देख सकते हो कि यही एक बहुत बड़ी समस्या लॉकडाउन में भी लोगों ने फेस करी। चलिए वो अच्छे के लिए ही था, लेकिन लॉकडाउन के ड्यूरेशन में चुनाव तो नहीं होना चाहिए था सबसे पहले। और जनता बहुत के सारे जनसभाएं भी हो रही है जहाँ पर काफ़ी स्तर पे भीड़ जुटी जा बिल्कुल। रही है, इसके और बारे में आप बताइए। और जो ये जनसभा जो इतनी हो रही है पहले तो, अब इसमें तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि इतना भीड़ होना नहीं चाहिए। और जो इतनी भीड़ हो रही है इसके लिए तो उन्हें स्टेप लेना ही चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है और आप इस तरह से करके कहीं ना कहीं संक्रमण को और फैला देंगे। जी और मैं लोगों को ऐसा भी कहना है कि हो ये जो चुनाव हो रही उसके बाद फिर से लॉकडाउन लगेगा, तो इस पर आप क्या करना चाहते हैं? मुझे इस पे कोई क्योंकि हम काफ़ी लोगों से पूछताछ किए जी हैं, जी तो इस विषय में बोले कि ये तो बस चुनाव के लिए लॉकडाउन तोड़ा गया है, अच्छा। और चुनाव के बाद भी ये लॉकडाउन जारी रहेगा, और पता नहीं कब तक जारी रहेगा, इसके लिए कोई अभी तक नहीं सूचना निकली है। सर सबसे बड़ा मुद्दा है लॉकडाउन रहे ना रहे, बट बिहार में कंप्लीट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कोलैप्स मुझे नज़र आया लॉकडाउन के ड्यूरिंग, जो कि इतने बुरे स्तर पे था, इतने हाशिया स्तर पर था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। क्या आप समझ सकते हो कि लोग मर रहे हैं लेकिन उन्हें उठाने वाला तक कोई नहीं है, वहाँ तक पहुँचाने की सुविधा नहीं है, यहाँ तक कि आपके पास बेहतर मेडिकल कॉलेज नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्वास्थ्यकर्मी नहीं है। और स्वास्थ्यकर्मी छोड़िए, आपके पास तो अच्छे अच्छे डॉक्टर, नेता, मंत्री, आपके खुद गृह राज्य सचिव, ऐसे ऐसे लोग जब बीमार पड़े तो फिर उनके पास कुल मिलाकर के यहाँ पे मैं बता दूं स्वास्थ्य स्तर खराब जी है। स्वास्थ्य का बहुत स्तर चरमराया हुआ है। जनता बिल्कुल त्राहिमाम थी और कोरोना के टाइम जो हालत हुआ है मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत ही बुरे दौर से गुजरा है जी शहर। जी, धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, और आने वाले सरकार से हम यही कामना करेंगे कि इन दो विषयों पर और नौजवानों पर विशेषकर ध्यान दें। और कैमरामैन मंजीत कुमार के साथ मैं अंशु कुमार, धन्यवाद।